एक तरफ एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। Apple on Monday became the first company in the world to hit $3 trillion in market capitalization. और यूएसए में हर इंसान 37% तक टैक्स पे करता है। We pay way more in taxes than most of the rest of the country. The high taxes are a real challenge for residents and businesses. मगर एक वक्त था एप्पल ने केवल 0.005% ही टैक्स पे किया था। We found out they've only been paying 0.005% on their effective corporate tax rate. हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, $33 बिलियन पे केवल 3 मिलियन टैक्स पे किया था। और ये कैसे हुआ, ये कहानी है एक बिजनेस स्ट्रेटेजी की, टैक्स लूपहोल की और एक फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो इसकी शुरुआत होती है स्टीव जॉब्स से। When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is. That's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. अगर स्टीव जॉब्स की स्मार्टनेस की बात करें तो आपने स्टीव जॉब्स के बारे में काफी कहानी सुनी होगी, चाहे वो अटारी गेम्स की हो जहां पे उन्होंने $5000 का गेम बेच दिया था और अपने दोस्त को जिसने ये गेम डेवलप किया था सिर्फ $350 ही दिए थे। और या आपने गोरिल्ला ग्लास की बात सुनी हो जहां कोई भी गोरिल्ला ग्लास को यूज नहीं करता था। इवन जिस कंपनी ने इसको बनाया था कॉर्निंग आईएनसी, उसने भी अपने इनोवेशन को कचरे के डिब्बे में डाल दिया था 40 साल तक, बट उसमें कहीं ना कहीं स्टीव जॉब्स ने हुनर देखा और आज की डेट में जितनी भी दुनिया में मोबाइल कंपनीज हैं वो गोरिल्ला ग्लास यूज कर रही हैं। या ज़ेरोक्स का GUI प्लस माउस वाला इनोवेशन हो जहां स्टीव जॉब्स देखते ही समझ गए थे कि अगर इसको कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया तो दुनिया में रिवॉल्यूशन आ जाएगा। तो जो स्टीव जॉब्स का दिमाग है अगर ऐसी चीजों में लगता है तो टैक्स में कैसे पीछे रहता, तो यही सेम दिमाग उन्होंने टैक्स बचाने में भी लगाया। तो टैक्स स्ट्रेटेजी की बात करने से पहले थोड़ा सा एप्पल के बारे में जानते हैं। तो एप्पल जो कंपनी थी वो एस्टैब्लिश हुई थी 1977 में और सिर्फ 3 साल के अंदर 1980 में एप्पल कंपनी लिस्टेड भी हो गई थी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। On December 12, 1980, Apple went public. Its 4.6 million shares of stock opened at $22 and sold out in minutes. 2002 में एप्पल का जो रेवेन्यू था वो था 5.72 बिलियन और प्रॉफिट था 65 मिलियन और ये अगले साल 2003 में 6 बिलियन हो गया था और उसके अगेंस्ट उनका प्रॉफिट था 57 मिलियन। मगर 2004 में कुछ अलग ही हुआ था जहां रेवेन्यू उनका इंक्रीज होकर 8.28 बिलियन हो गया था, लेकिन उनका प्रॉफिट 266 मिलियन हो गया था। यहाँ सीधे इनका प्रॉफिट में जंप 5x हुआ था लास्ट ईयर से और इस पे उन्होंने 104 मिलियन तक का टैक्स दिया था। जो प्रॉफिट का 5x इंक्रीमेंट हुआ था एकदम से, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उनका जो प्रोडक्ट है आईपॉड या आईट्यून जो उन्होंने लॉन्च किया था 2001 में, वो मैच्योर होते होते 2003 में बूम हो गया था और 2004 में तो करीबन 4.4 मिलियन आईपॉड सेल कर दिए थे। यहाँ एप्पल को समझ में आ गया था कि अगर हमारी ग्रोथ ऐसे ही होती रहेगी तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट भी होगा और 35% जो टैक्स लगता है यूएसए में हम इतना तो पे बिल्कुल नहीं करेंगे। हालांकि एप्पल ने टैक्स ऑप्टिमाइज करने के लिए ऑलरेडी आयरलैंड में एक कंपनी बना दी थी 1980 के अंदर, क्योंकि आयरलैंड में केवल 10% टैक्स था और वहां पे जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करो और एक्सपोर्ट करो तो उसके ऊपर टैक्स था ही नहीं। तो इसके लिए उन्होंने कॉर्क, एक शहर है आयरलैंड के अंदर, वहां पे उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया था। वहीं से वो सारा मैन्युफैक्चरिंग करते थे और पूरा यूरोप के अंदर और दूसरी कंट्रीज में वहां से वो सेल करते थे अपने आईपॉड्स, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर्स, एवरीथिंग। मगर 2004 में उनका इतना प्रॉफिट बूम होने के बाद उनको ये समझ में आ गया था कि केवल एक आइलैंड कंपनी बनाना एक फुल प्रूफ टैक्सेशन प्लानिंग नहीं है। उनको एक स्ट्रॉन्ग, परमानेंट और एक स्केलेबल स्ट्रक्चर चाहिए था जहां पे वो अपना जितना भी फ्यूचर में प्रॉफिट करने वाले थे उस पे टैक्स बचा पाए। तो देखो एप्पल के 2004 तक जो CFO थे वो थे फ्रेड एंडरसन। CFO कौन होता है? CFO मींस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो सारा अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन और ट्रेजरी ऑपरेशन देखता है एक कंपनी के। तो फ्रेड एंडरसन ने जितना हो सका उतना तो टैक्स बचा लिया आयरलैंड में कंपनी बना के, बट उसके आगे नहीं समझ में आ रहा था कि और कैसे टैक्स बचाएं। तो एप्पल ने उनको CFO की पोजीशन से हटाया और पीटर ओपनहेमर को लेके आए। पीटर इससे पहले एप्पल के वाइस प्रेसिडेंट और कॉर्पोरेट कंट्रोलर रह चुके थे और इनका बहुत बड़ा हाथ था आईपॉड का और आईट्यून की मैसिव ग्रोथ के पीछे। इन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया था एप्पल की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को फ्रेम करने के लिए और इनको 2016 में लाइफ टाइम अचीवमेंट CFO अवार्ड भी मिल चुका है। तो पीटर ने जैसे CFO की कुर्सी
संभाली तो वो समझ चुके थे जो अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था एप्पल का उससे तो टैक्स नहीं बचने वाला, तो उन्होंने एक नई टैक्स स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया, वो था डबल आयरिश विद डच सैंडविच। तो डबल आयरिश विद डच सैंडविच एक बहुत ही ज्यादा फेमस टैक्स स्ट्रेटेजी है जहां पे क्या होता है कि दो आयरिश कंपनी बनाई जाती हैं और उसके बीच में एक नीदरलैंड की कंपनी इंसर्ट करी जाती है। तो एप्पल ने इस टैक्स स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हुए ये किया कि उन्होंने दो कंपनी बनाई, एक थी एप्पल ऑपरेशन यूरोप और एक थी एप्पल सेल्स इंटरनेशनल। तो देखिए मैं पहले आपको बता चुका था कि एप्पल ने ऑलरेडी 1980 में एक आइलैंड में कंपनी बनाई थी जहां से वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, तो वो कंपनी यही थी एप्पल ऑपरेशन यूरोप। तो यहाँ से वो सारा मैन्युफैक्चरिंग करते थे, अपना R&D वर्क करते थे, यहाँ इनका स्टाफ था, यहाँ पे फिजिकल एग्जिस्टेंस थी और उन्होंने एक और शेल कंपनी बनाई थी ASI के नाम से, एप्पल सेल्स इंटरनेशनल। और एप्पल सेल्स इंटरनेशनल जो कंपनी बनी थी ये बनी थी 2004 में और इस कंपनी को अलग नहीं बनाया गया था, इसको सब्सिडियरी बनाया गया था एप्पल ऑपरेशन यूरोप की। और मजे की बात तो ये थी कि एप्पल पेपर में दिखा रहा था कि सारी की सारी बोर्ड मीटिंग्स बर्मुडा में हो रही हैं, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं बर्मुडा में हो रहे हैं। बट यूएस सेनेट कमेटी का एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था 2013 में, उसमें बताया गया कि कम से कम 33 बोर्ड मीटिंग्स कैलिफोर्निया में यूएसए में बैठ के हुई है और इसके बावजूद भी यूएसए इस पर टैक्स नहीं लगा पाया, क्योंकि यूएसए का टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर यूएसए में टैक्स लगना है तो वो कंपनी यूएसए में ही इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। तो इस तरीके से ASI के ऊपर यूएस कभी टैक्स लगा ही नहीं पाया। तो देखो ये तो कोई ASI की बात जो कि सब्सिडी कंपनी थी। अब समझते हैं AOE का क्या रोल था। तो होल्डिंग कंपनी AOE का होना बहुत जरूरी था क्योंकि ये स्टैब्लिश कर रहा था कि हाँ आयरलैंड में एप्पल का एक इकोनॉमिक सब्सटेंस है, वो वहां से काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता कहीं ना कहीं यूएसए का टैक्स लॉ डायरेक्टली ASI पे टैक्स लगा सकता था, ये कह के कि ये तो पेपर कंपनी है, ये तो शेल कंपनी है। अब आयरलैंड के अंदर एक होल्डिंग कंपनी भी स्टैब्लिश हो चुकी थी और सब्सिडी कंपनी भी स्टैब्लिश हो चुकी थी और सब्सिडी कंपनी टैक्स रेसिडेंट नहीं थी। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, टैक्स कैसे बचाया गया। तो देखो जो AOE कंपनी थी वो तो पहले की तरह मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, सारा का सारा वहां से मैन्युफैक्चरिंग करके सेल कर रही थी और प्रॉफिट अर्न कर रही थी। तो यहाँ पे ASI का क्या करा गया, एप्पल INC जो पेरेंट कंपनी थी यूएसए के अंदर, उसने सारी की सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो ट्रांसफर कर दी थी ASI को। अब ASI लीगल ओनर बन चुका था, जितनी भी एप्पल्स की IP राइट्स थी, इंटेंजिबल एसेट्स थे, पेटेंट्स थे, कॉपीराइट्स थे, एवरीथिंग, उसने क्या किया जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई अक्रॉस द ग्लोब उसको लाइसेंस दे दिया कि तुम मैन्युफैक्चर करो और एप्पल के प्रोडक्ट बेचो और जो भी तुम बेचते हो प्रॉफिट करते हो उसका रॉयल्टी मुझे दो। और वो रॉयल्टी का जो पार्ट होता था वो मेजर चंक होता था और बहुत ही मार्जिनल प्रॉफिट जो कि 4 या 5% होता था पूरे प्रोडक्शन का, वो उस कंट्री में रख दिया जाता था और उस पे उस कंट्री में रेस्पेक्टिवली टैक्स दिया जाता था जो कि बहुत ही कम होता था। और जो मेजर प्रॉफिट था एज अ रॉयल्टी वो ASI का प्रॉफिट बन जाता था और उस प्रॉफिट पे आयरलैंड को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था क्योंकि वो टैक्स रेसिडेंट था ही नहीं। अब बात आती है कि यहाँ पे हमें डबल आयरिश का तो मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे जो डच सैंडविच था उसका क्या पर्पस था, वो पर्पस ये था कि यूरोप में अगर जैसे AOE थी उसको भी राइट ASI ने दे दी थी कि भाई तुम भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो और सेल कर सकते हो। तो वो जब रॉयल्टी पे करता था ASI को तो यूरोप में एक विद होल्डिंग टैक्स का कंसेप्ट होता है। अगर आप एज अ यूरोप कंपनी किसी भी दूसरी यूरोप कंपनी को अपना पेमेंट करते हो, चाहे वो रॉयल्टी हो, डिविडेंड हो, कुछ भी हो, तो उस पे आपको विद होल्डिंग टैक्स काटना पड़ेगा और वो करीबन 20% तक था। देयरफॉर अगर 1 बिलियन का रॉयल्टी पे करने वाला था AOE जो कि होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडी कंपनी ASI को, तो उस पे 20% विद होल्डिंग टैक्स लग जाता ASI का। और इस विद होल्डिंग टैक्स को बचाने के लिए एक नई कंपनी स्टैब्लिश करी गई नीदरलैंड के अंदर। तो नीदरलैंड ही कंपनी क्यों और किसी कंट्री में कंपनी क्यों नहीं बनाई? तो देखिए आयरलैंड का और नीदरलैंड का एक ट्रीटी था और उसमें यह बोला जाता था कि अगर आयरलैंड की कंपनी कोई भी पेमेंट करती है नीदरलैंड कंपनी को तो कोई भी विद होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या किया कि आयरलैंड ने जो भी रॉयल्टी पे करी पहले नीदरलैंड कंपनी को पे करा और नीदरलैंड ने फिर डायरेक्ट ASI को जो दूसरी आयरलैंड कंपनी है उसको पे किया। तो इस तरीके से उन्होंने विद होल्डिंग टैक्स जो कि 20% था वो भी बचा लिया। तो ये डबल आयरिश डच सैंडविच की स्ट्रेटेजी से एप्पल ने करीबन 44 बिलियन का टैक्स बचा लिया। ये मैं नहीं कह रहा, यूएस सेनेट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी थी मई 2013 में। A Senate investigation has found tech giant Apple used a complicated global tax structure to avoid paying billions of dollars in tax. और यूएस सेनेट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया था कि एप्पल ने 2009 से लेकर 2012 तक करीबन 44 बिलियन का टैक्स बचाया था बाय यूजिंग स्ट्रेटेजी चेक द बॉक्स। तो चेक द बॉक्स एक ऑप्शन है जो IRS फाइलिंग में मिलता है। उसमें एक यूएस एंटिटीज को ऑप्शन दिया जाता है कि कैसे वो अपनी फॉरेन सब्सिडरी को ट्रीट करना चाहते हैं। अगर किसी यूएस एंटिटी को अपनी फॉरेन सब्सिडरी एज अ डिसरिगार्डेड एंटिटी ट्रीट करना होता है तो वो इस बॉक्स को टिक करते हैं।
और इस बॉक्स को टिक करने से यूएस आईआरएस ये मानता है कि जो भी इनकम है फॉरेन सब्सिडी की वो डिसरिगार्डेड मानी जाएगी, वो यूएस एंटिटी की मानी नहीं जाएगी। तो देयरफॉर इसमें यूएस आईआरएस टैक्स ही नहीं लगाएगा। और एक वक्त पे ये टैक्स स्ट्रेटेजी इतनी फेमस हो गई थी, जितनी भी यूएस की एमएनसीज कंपनी थी सारी की सारी आयरलैंड में अपनी कंपनी सेटअप कर रही थी और इस तरीके से अपना बिलियंस डॉलर्स टैक्स सेव कर रही थी। जैसे कि पिफाइजर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया और भी बहुत सारी कंपनीज थी। और जब ये बहुत ज्यादा ग्लोबली हाईलाइट हुआ तो यूरोपियन कमीशन को भी ऑब्जेक्शन हुआ, क्योंकि इस टैक्स स्ट्रेटेजी की वजह से केवल यूरोप के अंदर आयरलैंड की ही ग्रोथ हो रही थी और जितने भी स्टेट मेंबर्स है यूरोपियन कमीशन के उनका इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा था और इसकी वजह से यूरोप में बहुत ज्यादा अनफेयर कंपटीशन हो रहा था जिसका आयरलैंड फायदा उठा रहा था। EU officials today detailed their objections to Ireland's tax breaks for Apple. और यूएस सेनेट इन्वेस्टिगेशन के बाद, जो कि मई 2013 में हुई थी, यूरोपियन कमीशन ने भी अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था 2014 में और इस पे इन्वेस्टिगेट किया था और एप्पल के अगेंस्ट रूलिंग पास करी थी। The European Commission has today adopted a decision that Apple's tax benefits in Ireland are illegal. और 2016 तक इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी थी, सारा डेटा कलेक्ट किया था और उन्होंने ये पाया कि आयरलैंड ने एक सिलेक्टिव एडवांटेज दे रखी है एप्पल को और उन्होंने एक डिसीजन पास किया, उसमें बोला कि एप्पल को करीबन 13 बिलियन का टैक्स आयरलैंड को वापस देना पड़ेगा। The EU Commission has ordered Apple to repay 13 billion euros in back taxes to the government of Ireland. इसमें सबसे सरप्राइजिंग वाली बात ये थी कि जब भी किसी भी टैक्स पेयर पे टैक्स लगता है तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, टैक्स अथॉरिटी होती है, वो टैक्स पेयर के अगेंस्ट होती है। बट यहाँ पर उल्टा था, यहाँ पे तो उल्टा आयरलैंड की जो गवर्नमेंट थी, टैक्स अथॉरिटी थी, वो एप्पल के साथ खड़ी थी और उन्होंने मिलके इस यूरोपियन कमीशन के ऑर्डर को चैलेंज किया था। Ireland has rejected a demand from the European Commission for Dublin to retroactively collect $13 billion in back taxes from US tech giant Apple. They're not issues that arise from the Irish taxation system. They're issues that arise from the taxation system in other jurisdictions. और आयरलैंड ने इस केस में एप्पल का साथ इसलिए दिया क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं देता तो कहीं ना कहीं आयरलैंड की रेपुटेशन खराब होती पूरे दुनिया में कि वो एक बिजनेस फ्रेंडली कंट्री नहीं है। और दूसरा ये भी साबित हो रहा था कि आयरलैंड के जो टैक्स रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं यूके के लॉस से अलाइन नहीं करते हैं। और तीसरा, इससे फ्यूचर में जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने वाली थी आयरलैंड की, वो भी रुक जाती। एप्पल और आयरलैंड दोनों ने मिलकर यूरोपियन कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ जनरल कोर्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन में केस फाइल किया और 2020 में एप्पल के फेवर में ये जजमेंट आ गया और उसको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। The Irish government and Apple have won their appeal against a 2016 EU decision that said Apple had to pay the Irish government 13 billion euros in back taxes, money that Ireland didn't even want. बट यूरोपियन कमीशन ने हार नहीं मानी और इस ऑर्डर को भी उन्होंने आगे अपील कर रखा है और आज की डेट में ये केस पेंडिंग है और किसी को नहीं पता आगे जाके क्या होगा। बट एप्पल को समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई आगे चलने वाली है, तो ये पैसा हमें वापस लेके जाना है यूएसए में। और उसी वक्त दिसंबर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट बने थे, तो वो नया एक्ट लेके आए, उसका नाम था टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट। इस एक्ट का पर्पस ये था कि यूएस का जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसको कम करा जाए। सबसे पहले जो यूएसए का कॉर्पोरेट टैक्स 35% था उसको रिड्यूस करके 21% करा गया और जितनी भी यूएस कंपनीज थी जिसने अपनी टैक्स हेवन कंट्रीज में अपनी सब्सिडी बना के अपना प्रॉफिट पार्क कर रखा था, उसको बोला कि भाई अगर आपने कोई भी प्रॉफिट पार्क कर रखा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम मानेंगे ये डीम रिपैट्रिएट कर दिया गया यूएसए के अंदर एंड देयरफॉर आपको उस पे टैक्स देना पड़ेगा। और बात रही जो ऑलरेडी हो चुका था 2014 तक, उस पे क्या करा, वापस लाने के लिए उन्होंने एक अट्रैक्टिव रेट दिया कि अभी आप वन टाइम 15% टैक्स पे करो अगर आपका कैश प्रॉफिट है और जो नॉन कैश प्रॉफिट है उस पे आप 8% टैक्स पे करो। और इस एक्ट के आने के बाद एप्पल ने करीबन 250 बिलियन का अपना प्रॉफिट रिपैट्रिएट करा और उस पे करीबन 38 बिलियन डॉलर्स का टैक्स पे करा और ये दुनिया का सबसे ज्यादा वन टाइम टैक्स पेड रिकॉर्ड है। और यूके प्रेशर के चलते चलते आयरलैंड ने भी डबल आयरिश स्कीम को खत्म कर दिया 1 जनवरी 2015 से और जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनी थी जैसे कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इनको भी बोल दिया गया कि ये जो डबल आयरिश स्कीम है ये फेज आउट हो जाएगी 2020 तक। बट इसके बावजूद भी आयरलैंड ने एक टैक्स स्कीम निकाली कि अगर कोई भी आयरलैंड कंपनी इनकम कर रही है अपने पेटेंट से, कॉपीराइट से या सॉफ्टवेयर राइट से,
तो उसको 50% डिडक्शन मिलेगी अपने प्रॉफिट पे। तो देयरफॉर उसका जो टैक्स था 12.5% होके 6.25% हो जाएगा। एंड ये जो 50% डिडक्शन है उसको रिड्यूस करके 2023 में 20% कर दिया गया और आज की डेट में कोई डिडक्शन नहीं है। अगर आप आयरलैंड में कोई भी कंपनी बनाते हैं तो आपको 12.5% अपना कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा। हालांकि जो आयरलैंड का कॉर्पोरेट टैक्स है 12.5% एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्री काफी कम है। तो आज भी काफी कंपनीज आयरलैंड को अपना टैक्स हेवन कंट्री की तरह यूज करती हैं और अपना टैक्स बचाती हैं। अगर आपको किसी भी फॉरेन कंट्री में या टैक्स हेवन कंट्री में अपनी कंपनी सेटअप करनी है तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको और भी कंपनीज के बारे में जानना है, किस कंपनी ने कैसे टैक्स बचाया, तो आप कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको फ्यूचर में टैक्स लूपहोल्स के और बिजनेस इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।